नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये चैनल बहुत ही वाइटल पार्ट है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है और ऐसा दूसरा कोई चैनल है नहीं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अभी इंडिया में आपको पैलेस्टीनियन और क्या बोलते हैं अरेबियन जो भी है, इनको सपोर्ट करने वाले, गाज़ा वगैरह जो भी है, इनको सपोर्ट करने वाले बहुत ह्यूमन राइट्स के जो है क्या बोलते हैं चेले हैं, जो कि वेस्टर्न या फिर जो हमारे अरेबियन देश है या फिर पाकिस्तान की ज़ुबानी बोलते हैं, और हमारे जो पीसफुल्स है वो तो सपोर्ट करते ही हैं। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि जो पाकिस्तानी मीडिया और या फिर उर्दू मीडिया जो कि हमेशा पैलेस्टाइन और गाज़ा का सपोर्ट करते हैं, वो न्यूज़ बहुत आसानी से इंडियंस तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो हमेशा एक तरफा न्यूज़ देखते हैं, जिससे उनको सिंपैथी जो है होता है गाज़ा और इनके लोगों से, एज इफ़ इज़राइल इज़ नॉट सफ़रिंग। तो इज़राइल कितना सफ़र करते हैं इन टेररिस्ट और इन लोगों से, वो बोलने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हिब्रू जो है लोगों को समझ में नहीं आता है। बट वर्ल्ड रिएक्शंस एक ऐसा चैनल है, ये चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया है कि जो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आउटलेट्स हैं जिनको लैंग्वेज की वजह से, जो एक्चुअल में बहुत अच्छे न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से इंडियन समझ नहीं पाते हैं। तो इज़राइल की साइड की स्टोरी ज़्यादातर लोग जो है सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हिब्रू समझने वाले लोग जो है ज़्यादा इंडिया में है नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करके आपको वीडियो पहुँचा रहा हूँ। और बाय द वे, ये अरबियन मीडिया से है। इज़राइल मीडिया का ज़्यादा वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोड नहीं होता है, शायद किसी और ही जगह में होता होगा। उसका मैं थोड़ा सोर्स लगा रहा हूँ कि उसको मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं यूट्यूब में। बट एट द सेम टाइम जो भी एक दो होता है, अभी नेतन्याहू की एक इंटरव्यू आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो है हम अरेबियन मीडिया से देखते हैं कि इन्होंने जो है किस तरीके से रिपोर्ट किया है। आपको बता दूं, मतलब अरेबियन मीडिया तो चाहेगा कि ये चीज़ दबाना, इसको ज़्यादा ना बोलना, फिर भी ऐसे कुछ वारदात हुए हैं इजराइल में, जिस तरीके से सिविलियंस की मौत हुई है, वो अरेबियन मीडिया भी छुपा नहीं पाया। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे अरेबियन मीडिया से कि एक्चुअली में क्या हुआ है और ओवरऑल इजरायली लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेके। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी हमसे जुड़े रहें और हम ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो नॉर्दर्न जेरूसलम में हुई घटनास्थल से आ रही हैं, जिसमें 20 लोग घायल हुए हैं। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार गोलीबारी में घायल 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें, जैसा कि हमने कहा, सीधे उस घटनास्थल से हैं जहां थोड़ी देर पहले 8 सितंबर 2025 को यरूशलेम के रामोत जंक्शन पर हमला हुआ था। और अब हम फिर से अपने संवाददाता मोहम्मद खैरी के पास लौटते हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या इस घटना के बारे में कोई नई जानकारी है, मोहम्मद? अखबार यदियोथ अहरोनोत की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 5 घायलों की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि अन्य 5 की चोटें गंभीर मानी गई हैं। इसका मतलब है कि इस घटना से हुए घाव काफी गंभीर हैं। इस बारे में इजरायली अधिकारियों की और क्या पुष्टि है? ये घटना शुरुआती एस्टीमेट से कहीं अधिक खतरनाक है। इजरायली मीडिया के अनुसार पुलिस ने अब यरूशलेम के एंट्रेंसेस और मोहल्लों के बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। कुछ चश्मदीदों ने अखबार इजराइल हयोम को बताया कि ये अब भी शुरुआती रिपोर्टें हैं, लेकिन घटनास्थल से मिली शुरुआती गवाही के मुताबिक हमलावरों में से एक ने किसी और का रूप धारण किया था, शायद बस में बैठे यात्रियों की जांच करने के बहाने। वह बस में चढ़ा और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय बस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। अब यह बात निश्चित हो गई है, जैसा कि यरूशलेम शहर से संकेत मिल रहे हैं। कुछ देर पहले हमें उस इलाके से फुटेज भी दिखाई गई जहां बस के अंदर और आसपास भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार गोलीबारी सिर्फ बस के अंदर ही नहीं हुई, बल्कि आसपास मौजूद कई इजरायली भी घायल हुए। इजरायली मीडिया ने अब उस हथियार की तस्वीरें प्रकाशित करनी शुरू कर दी हैं जिसे हमलावरों ने इस हमले में इस्तेमाल किया था। मीडिया इस घटना पर लगातार रिपोर्ट कर रहा है।
अब तक की जानकारी के अनुसार इजरायली सेना के रेडियो ने शिन बेट के हवाले से बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गोलीबारी करने वाले दोनों हमलावर ईस्ट यरूशलेम से हैं। फिलहाल हमलावरों के बारे में यही जानकारी सामने आई है। हाँ, हम शायद रामोत की इस घटना को एक और दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप अब वहाँ जमा हुई भीड़ को देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर भी वहाँ मौजूद थे। जबालिया में हुए टैंक हमले और इस घटना में आज लगभग 10 इजरायली मारे गए। इसी संदर्भ में यरूशलेम और गाजा पट्टी दोनों जगह इजरायली सेना ने नॉर्थ वेस्ट यरूशलेम की कुछ बस्तियों को घेर लिया है जो रामल्ला के पास स्थित हैं। जैसा पहले भी बताया गया, इजरायली असेसमेंट है कि हमलावर कटना गांव से आए थे जो रामल्ला और उत्तरी यरूशलेम के इस क्षेत्र के बहुत करीब है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ सुरक्षा बैठकें की। इन घटनाक्रमों के बाद सभी रास्ते और सीमा पार करने वाले स्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मिलिट्री बैरियर्स भी स्थापित कर दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा बलों या पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल 2 संदिग्धों पर जवाबी फायरिंग की। और अब हमारे साथ हमारी सहयोगी हेबा मसालेह मौजूद है। हेलो हेबा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, जैसा आपने बताया, वहाँ 2 टेररिस्ट थे। इजरायली सेना के रेडियो के अनुसार यह एक गोलीबारी का हमला था। पुलिस ने हमलावरों पर फायरिंग की और इजरायली पुलिस का कहना है कि हमलावर मारे गए। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यरूशलेम के एक चौराहे पर हुई इस गोलीबारी में 16 इजरायली घायल हुए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। यह अब तक की प्राथमिक जानकारी है। इस समय तक इजरायली पुलिस ने पुष्टि की है कि उसने यरूशलेम के रामोत इलाके में हुई गोलीबारी के दोनों हमलावरों को मार गिराया है। ठीक है, क्या इस घटना पर कोई राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी प्रतिक्रियाएं आई हैं? इस घटना के परिणाम स्वरूप इजराइल के भीतर क्या हो रहा है? शुरुआती जानकारी के अनुसार गोलीबारी इजरायलियों से भरी एक बस को निशाना बनाकर की गई थी। इसी वजह से घायलों की संख्या इतनी अधिक है। रीजनल पुलिस कमांडर के अनुसार जांच के तहत सड़क को बंद कर दिया गया है और जांच अब भी जारी है। ठीक है हेबा, अभी कुछ और खबरें आ रही हैं। इजरायली पुलिस के अनुसार इस हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार लोकली बना हुआ था। हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, यह पुष्टि हुई है कि हथियार लोकली मैन्युफैक्चर्ड था और इजरायली पुलिस इस हमले को आतंकी हमला बता रही है। मैं घायलों की स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं। जब मैं कहता हूं कि हम कई मोर्चों पर फैलते वॉर में हैं, तो इसका कारण यह है कि हमने आतंकी संगठनों और उनकी नेटवर्क के खिलाफ कई सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं। गाजवा में हम हमास को हराएंगे और सभी बंधकों को मुक्त कराएंगे। दुर्भाग्यवश आज सुबह यरूशलेम और वेस्ट बैंक में शिन बेट और सेना के कड़े प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने ऐसी सैकड़ों घटनाओं को रोका है, ये हमला फिर भी हुआ। इस समय हम उन गांवों को घेर रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं जहां से ये हथियारे आए थे। हम हर उस व्यक्ति का पीछा करेंगे जिसने इस हमले में किसी भी तरह योगदान दिया या मदद की, और हम और भी कड़े कदम उठाएंगे। इन इलाकों में हुए हमले हमारे हाथ नहीं बांधते, बल्कि हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं, ताकि हम गाजा, वेस्ट बैंक और हर जगह पर उठाए गए मिशनों को पूरा कर सकें। हम आतंकवाद से, ईरान के हाउथी टेररिस्ट रिजीम से, जो इन सबको समर्थन देता है, और गाजा, लेबनान तथा हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। हर मोर्चे पर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके विपरीत हम अपने अभियानों की तीव्रता और बढ़ाएंगे और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। थैंक यू। घायलों के लिए हमारी दुआओं के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ हमने हरेदी ब्रिगेड के एक सैनिक का हीरोइक एक्ट देखा।
साथ ही 2 हैरेडी ब्रिगेड से भी थे जिन्हें हथियार रिफॉर्म्स के तहत मिले, और ये रिफॉर्म्स मैंने स्वयं किए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, हथियार जान बचाते हैं। लेकिन एक और मुद्दा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में एलीट प्रिजनर्स के अधिकारों को मान्यता दी। मेरे दोस्तों, यह कोई खेल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो यह आतंकवादियों को सीधा संदेश भेजता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष से साफ कहता हूं, ऐसा मत कीजिए, तुरंत इसे बंद कीजिए। आप यह सब सो कॉल्ड एलीट के पक्ष में क्यों कर रहे हैं? असल में हो यह रहा है कि एलीट कैदियों की जेल कंडीशन सुधारी जा रही हैं। यह अस्वीकार्य है। उनकी कठोर परिस्थितियां ही तो डर और डिटरेंस का हिस्सा है, और उन्हें नरम करना हमें कमजोर करता है। एक और बात, हाल के महीनों में मैंने कई फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें आतंकियों के परिवारों को निकालने के आदेश भी शामिल हैं। मैं शिन बेट, सेना और जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम का पूरा समर्थन करता हूं। وبالتالي أنثني على كل ما يبذل من جهود في الشباك والجيش وفي سلطات السجون। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हरेदी ब्रिगेड के सैनिक वायल हाशिम ने पूरे धैर्य और पूर्ण नियंत्रण के साथ कार्रवाई की, आतंकवादियों को मार गिराया और एक बहुत बड़ी तबाही को रोक दिया। उनकी मदद 2 हथियारबंद हरेदी नागरिकों ने भी की। यह साबित करता है कि हम सब इस वॉर का हिस्सा हैं और हमें सभी को मिलकर खड़ा होना होगा। जब हम एकजुट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, यहां तक कि इस रीजन की महाशक्तियां भी नहीं। हमने इसे पहले भी देखा है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप भी इस युद्ध का हिस्सा हैं। हमारे दुश्मनों की जेल की परिस्थितियों को आसान बनाना अस्वीकार्य है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। في السجون هذا ما يجب أن تفعلوه أنتم أيضا। कमेंट्स में अबू अथा ने लिखा है कि वे हमारे गाजा के बच्चों से ज्यादा कीमती नहीं हैं। हम इन ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि यरूशलेम में हुआ वो हमला जिसमें 5 इजरायली मारे गए एक ऐसा कृत्य है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी कारण या संघर्ष के तहत कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा केवल नफरत को बढ़ाती है, दुर्याहों बढ़ाती है और शांति की संभावनाओं को नष्ट कर देती है। हर इंसानी जीवन पवित्र है और ऐसे हमले केवल परिवारों और समुदायों के लिए दुख ही लाते हैं। हिंसा के बजाय प्रयास, संवाद, सहअस्तित्व और शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर केंद्रित होने चाहिए। निर्दोषों की हत्या न तो प्रतिरोध है और न ही न्याय, ये आतंकवाद है। असली ताकत जिंदगियों की रक्षा करने में है, उन्हें छीनने में नहीं। हमारे भविष्य का मार्गदर्शन शांति से होना चाहिए, रक्तपात से नहीं। ये सोचना पूरी तरह गलत है कि गाजा के बच्चे किसी और जगह के बच्चों से कम या ज्यादा कीमती हैं। बच्चे चाहे किसी भी जगह के हों, उनकी मासूमियत और जिंदगी समान रूप से अनमोल होती है। बच्चों के नाम पर हिंसा और ऑपरेशन बढ़ाना मानवता के खिलाफ होता है। असली ताकत यही है कि हम अपने और दूसरों के बच्चों के लिए शांति और सुरक्षा की राह चुने, न कि युद्ध और विनाश की। उसके बाद हशमाल हशेमी ने लिखा है कि उनसे लड़ो, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा और उन्हें बेइज्जत करेगा और तुम्हें उन पर जीत देगा और ईमानदार लोगों के दिलों को राहत देगा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि किसी भी देश को अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। जब निर्दोष लोगों पर हमला किया जाता है, बच्चों और महिलाओं की जान ली जाती है, तो चुप रहना कायरता है। इजराइल आतंकवाद और अंधी हिंसा के खिलाफ लड़ रहा है ताकि उसके नागरिक सुरक्षित रह सकें। कोई भी धर्म निर्दोषों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। इजराइल का संघर्ष सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि शांति और स्थिरता के लिए भी है। जो लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं, उन्हें रोकना ही सच्ची इंसानियत है। हमें यह समझना चाहिए कि जीत वही असली है जो जीवन की रक्षा करे और लोगों को भय से मुक्त करे। इजराइल की यह जंग आत्मरक्षा की है और इसमें उसका समर्थन करना न्याय और शांति का समर्थन करना है। उसके बाद मुलेतर ने लिखा है कि हे खुदा, सम्मानित गाजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक और पूरे प्राउड पार्ट्स ऑफ पैलेस्टाइन में कब्जा करने वाले यहूदियों के गम बढ़ा दें। हे खुदा, उन्हें सोने मत दें। हे खुदा, उनके दिलों में डर बसा दे। उसके बाद बतावफ ने लिखा है कि खुदा की कसम, यह कब्जे के अपराधों का बिल्कुल स्वाभाविक जवाब है। अल्लाह शहीदों पर रहम करे और उन्हें आगे बढ़ने वाले शहीद के रूप में कबूल करे, न कि पीछे हटने वाले। उसके बाद जाताई ने लिखा है, यह बहुत अच्छी खबर है। खुदा इन खुशहाल नजारों की तादाद और बढ़ा दे। नेक्स्ट मोहम्मद खलीद ने लिखा है कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह उस कोख पर रहम करे जिसने तुम्हें जन्म दिया, ए जल्लाद के हीरो, अलक्सा के वीरों में से एक वीर। उसके बाद मंसूर बिलाइब ने लिखा है कि खुदा उस कोख पर रहम करे जिसने तुम्हें जन्म दिया, ए हीरो। इन लोगों ने बार बार यह लिखा है। उसके बाद अमिनी ने लिखा है, खुदा की कसम, तुम सुकून से नहीं जी पाओगे, तुम डर पर डर में जिंदगी गुजारोगे। खुदा ने मुजाहिदीन को फतह दी है और सियोनियों को जलील किया है।
गाजा जिंदाबाद, जो अपने खिलाफ साजिश करने वालों के सामने डटकर खड़ा है। नेक्स्ट, रायन ने लिखा है कि फलस्तीनी राष्ट्रपति अब्बू माजेन को घटनास्थल पर जाना चाहिए, घटना की जांच करनी चाहिए और नेतन्याहू को उसकी नाकाम नीति के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जो आम लोगों के बीच वॉर की ओर ले जा रही है। गॉड इज ग्रेट। ए खुदा, हमारे फलस्तीन के मुजाहिद भाइयों को राह दिखा। ए खुदा, उन्हें जन्नत के बागों में शहीद बना दे। उसके बाद गजाफ ने लिखा है कि खुदा हमारे फलस्तीन के भाइयों की मदद कर, ए परवरदिगार। उसके बाद केम्जिबोने ने लिखा है गॉड इज ग्रेट। उसके बाद एमएनजी मिल ने लिखा है कि जब तक आजाद लोग मौजूद हैं, इजराइल को चैन नहीं मिल सकता। फलस्तीन जिंदाबाद। नेक्स्ट, सेहिल जुआवी ने लिखा है हर आजाद फलस्तीनी को पूरी ताकत से अपने वतन का बचाव करना चाहिए। मुजाहिदीन को सलाम। आखिर में योनस ग्रियोई ने लिखा है कि हार और मौत तुम्हारे लिए शुरू से ही तय थी और आखिर तक रहेगी, लेकिन तुम्हारी मुलाकात सुबह है। क्या सुबह करीब नहीं है?